हेलो दोस्तों, आज के अपने स्मार्ट एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। मैं आज आपको क्लास 12th के अध्याय सेकेंड का अवधारणा है शक्ति सत्ता के बारे में अध्ययन करवाने वाली हूँ, जिसमें कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का क्या अर्थ है उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको अध्ययन करवाऊंगी। जैसे मैं यहाँ पर किताब हाथ में लेकर के आपको अध्ययन करवाने वाली नहीं हूँ। मैं इसके बारे में आपको जो एग्जाम में आने लायक जो पॉइंट्स है उसके बारे में बताऊंगी। तो जैसे आप वीडियो देखोगे और वीडियो देखते हुए आप किताब को भी साथ में रखोगे तो आपको वीडियो देखने के बाद में जो लाइन आप पढ़ोगे वो अच्छी तरह से समझ में आएगी और परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगी। जैसे कि शुरू करते हैं शक्ति, पावर। शक्ति क्या है, शक्ति की अवधारणा क्या है, राजनीति विज्ञान में इसका क्या उपयोग है, उसको राजनीति विज्ञान में क्यों लाया गया। तो शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा है रही, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहाँ सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं, सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं तथा अधिकारों एवं कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। जैसे प्राचीन काल में हमारे विद्वान हुए, कौटिल्य हुए, मनु हुए, शुक्र हुए, उन्होंने विभिन्न तरह से शक्ति के विभिन्न अर्थ बताए और शक्ति के वैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अर्थ ही निकलते हैं। तो राजनीति में शक्ति का क्या अर्थ है, इसमें यहाँ पर एक यूरोपियन विचारक हुआ, ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है और उसको याद रखना है कि यूरोपीय विचारक मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक कहा जाता है। प्रश्न एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि प्रथम शक्तिवादी विचारक कौन है। तो प्रथम शक्तिवादी विचारक होगा मैकियावेली। मैकियावेली उस लाइन पे, जैसे आप वीडियो देखोगे उस लाइन पे आपको अंडरलाइन करनी है कि प्रथम शक्तिवादी विचारक कहा गया है मैकियावेली को। उसके बाद में हब्स आता है जो इंग्लैंड का विचारक है। वो हमारे क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि सामाजिक समझौता जो सिद्धांत हुआ उसमें हब्स कहता है कि शक्तिवान व्यक्ति है वो जो निर्बल होते हैं उन पर शासन करता है। इस तरह से उसका मानव स्वभाव में उसने वर्णन किया है। तो वो उसकी एक किताब थी, वो भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको आप अंडरलाइन करोगे अपनी किताब को साथ में लेके, या दिमाग में तुम्हें रखना है कि 1651 में प्रकाशित हुई और उस किताब का नाम है लेवियाथन। लेवियाथन में उसने राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया है। उसने लेवियाथन में क्या लिखा है, लेवियाथन उसकी पुस्तक है और उसमें उसने राज्य और राजनीति के क्षेत्र में, राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति, राज्य व राजनीति के क्षेत्र में शक्ति का क्या महत्व है उसको, उसके बारे में उसने रेखांकित किया है। उसके बाद में आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता, ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता थे चार्ल्स मेरियम। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रणेता रहे चार्ल्स मेरियम। शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आधुनिक शक्ति के राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता चार्ल्स मेरियम ने शक्ति के विविध रूपों को स्पष्ट किया। तो प्रश्न ऐसा आ सकता है कि शक्ति के विविध रूपों की व्याख्या किसने की, चार्ल्स मेरियम ने, कैटलिन ने, लासवेल ने, हब्स ने। तो आपको याद रखना है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति के विविध रूपों की व्याख्या है वो चार्ल्स मेरियम ने की है। उसके बाद में शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने में कैटलिन, केप्लॉन, लासवेल, मार्गेनथौ आदि विचारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन उसके बारे में और एक बात याद रखनी है कि कैटलिन है
उसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। केटलिन है, उसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। प्रश्न किताब के पीछे चैप्टर में जो दिए गए हैं उसमें पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है। तो ये भी तुम्हें याद रखना है कि केटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। उसके बाद में वही प्रक्रिया विभिन्न विद्वानों ने की। लासवेल की एक पुस्तक है, उसने तो पुस्तक को नाम ही कौन, कब, क्या, कैसे दे दिया। कौन, कब, क्या, पुस्तक के लेखक क्या नाम है? तो लासवेल की पुस्तक का नाम है कौन, कब, क्या, कैसे। ये तुम्हें याद रखना है, वो भी प्रश्न में है। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट, मैकाइवर की पुस्तक का नाम है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। उसने भी अपनी इस पुस्तक में शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा कि यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरे से कोई काम लिया जा सकता है या आज्ञा पालन कर सकता है। जैसे कि मैं बताऊं कि उनकी पुस्तक है क्या, कब, कौन, कैसे। उसमें उन्होंने शक्ति को इस रूप में परिभाषित किया कि वह अपने अंडर व्यक्ति को आज्ञा पालन करवाया जा सकता है, उसके अनुसार काम करवाया जा सकता है, वही शक्ति है। उसने बताया कि यदि कोई व्यक्ति है और वो दूसरे व्यक्ति को अपना काम करवाता है यदि वो का आज्ञा देता है कि तुम्हें ये काम करना है तो वो काम उसको करना पड़ेगा। तो तुमको उसमें दो ही बातें याद रखनी है कि काम करवाना और आज्ञा पालन करवाना ही शक्ति है। ये परिभाषा है वो लासवेल की है। ऑर्गेनस्की ने कहा कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। इस तरह से कुछ विद्वानों की परिभाषा है, उनको तुम्हें याद रखना है। अब बात आती है कि शक्ति का बल और प्रभाव से भेद क्या है। शक्ति क्या है और बल क्या है और प्रभाव क्या है। शक्ति वह है जो कि आदेश देते हैं और आज्ञा पालन करवाते हैं, वही शक्ति है। अप्रकट होती है और बल है वो प्रकट होता है। जैसे कि तीनों को मैं एक अच्छे से साधारण भाषा में समझाऊं तो जैसे शक्ति है वो किसी पुलिस वालों ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, वो उसकी शक्ति है। गिरफ्तार करने के बाद में उसको जेल में बंद कर दिया और उसको शारीरिक और आर्थिक दंड दे दिया गया, वह बल है। और उसके बाद में उसने जो अपराध किया है उस धारा के अंतर्गत उसे जो सजा भुगतनी पड़ेगी वो एक प्रभाव है। इस तरह से मैंने दोनों को एक सरल रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे एक टीचर है और वो कहता है बच्चों को कि तुम बाहर निकलोगे तुमको पनिशमेंट मिलेगी, वो शक्ति है। शक्ति अप्रकट है। और बल, जैसे ही बच्चा मानता नहीं है और बाहर निकलता है और उसको मुर्गा बनाया दिया जाता है, वो बल है। तो वह प्रकट हो रहा है, वह दिखाई दे रहा है। शक्ति दिखाई नहीं देती, बल दिखाई देता है। और प्रभाव क्या है, उस बच्चे को प्रभाव ये पड़ा कि वह दूसरी बार गलती नहीं करेगा, ये प्रभाव है। इस तरह से मैं शक्ति का बल व प्रभाव के साथ में संबंध उसको स्पष्ट करती हूँ। शक्ति के रूप है राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति, विचारधारात्मक शक्ति। जैसे कि शक्ति के रूप है राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, विचारधारात्मक शक्ति। ये तीन शक्ति के रूप आपको याद रखने हैं, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। राजनीतिक शक्ति क्या है, राजनीति में जिससे हमारे देश में सरकार चुनी जाती हो और सरकार चुन करके अपना कार्य पूरे देश पर शासन का संचालन करती है, तो वो राजनीतिक शक्ति है। आर्थिक शक्ति क्या है, आर्थिक शक्ति
जैसे कि जो पूंजीपति होगा या धनवान होगा वो निर्बल उससे आज्ञा पालन करवा करके आपका आज्ञा दे करके अपनी आज्ञा का पालन करवाएगा, वह आर्थिक शक्ति है। उसके बाद में विचारधारात्मक शक्ति, विचारधाराएं कितने प्रकार की कितने भी प्रकार की हो सकती है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रथा प्रचलित है। तो विचारधारात्मक शक्ति, तुम्हें शक्ति के 3 नाम याद रखने हैं, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। अब शक्ति की संरचना क्या है? शक्ति की संरचना है वो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एवं नारीवादी सिद्धांत एवं बहुलवादी सिद्धांत। ये है वो शक्ति की संरचना है। शक्ति की संरचना में वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत कहता है कि वर्ग, समाज में 2 वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति और एक गरीब। तो उन दोनों में शक्ति का बंटवारा होता है। दूसरा वर्ग कहता कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, उसमें भी 2 वर्ग होते हैं, एक विशिष्ट वर्ग होता है और सामान्य वर्ग होता है। विशिष्ट वर्ग होता है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग सामान्य वर्ग पे करता है। नारीवादी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत में नारी को जब नारीवादी सिद्धांत में जैसे पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान समाज में नारी का कोई औचित्य नहीं है, इस तरह से पुरुष का नारी पर अधिकार और उसको अपनी आज्ञा का पालन करवाना नारीवादी सिद्धांत है। और बहुलवादी सिद्धांत में सब तरह के विचार आ जाते हैं। 2 वर्ग की बात को नहीं मानता, ये बहुत सारे वर्गों की बात करता है। तो इस तरह से बहुलवादी सिद्धांत